नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। कैसे हैं सभी लोगों? आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम से स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम से अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपकी परीक्षा की दृष्टि से प्रैक्टिस सेटों की शुरुआत की थी, तो 8 प्रैक्टिस सेट हम इसी क्रम में आपको पहले करा चुके हैं और आज मैं लेकर के आया हूं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9। ये सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, आइए करते हैं इनकी शुरुआत। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी हर रोज आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए भाई, क्या कहा गया है कि ए और बी मिलकर के, तो ए और बी जब दो लोग मिल गए तो ये काम कितने दिन में हो जाता है भाई? 12 दिनों में। कितने दिन में होता है? 12 दिनों में। फिर कहा गया है कि ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। तो यहां से जब हम इनका वर्क निकालेंगे तो क्या ले लेंगे? एलसीएम। 12 और 20 का जो एलसीएम होता है वह कितना होता है भाई? 60 होता है। कितना होता है? 60। तो 12 का भाग इसमें देंगे 60 में, तो 12 पंजे 60। इसका मतलब जब ए और बी मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 5 यूनिट काम करते हैं। और अगर ए की बात की जाए तो ए अकेला कितने यूनिट काम करता है? 3 यूनिट काम करता है। तो जब ये दोनों बंदे मिलते हैं ए और बी तो 5 यूनिट काम होता है और अकेला इसमें से ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो यहां से बी कितना काम करता होगा? 2 यूनिट। कितना काम करता होगा? एक दिन में 2 यूनिट काम करता होगा। आगे क्या कहा गया है? यदि बी हर रोज आधा दिन काम करे, यदि बी हर रोज आधा दिन काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो भाई बी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करता है तो आधे दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। तो भाई जब ए और बी दोनों मिलेंगे, जहां बी आधे दिन काम करेगा तो कितनी यूनिट काम होगा? एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा, क्योंकि ए करता है 3 यूनिट काम और बी आधे दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो इनसे कहा जाए भाई कि 60 यूनिट काम करना है, तो भाई कितना दिन लगेगा इनको? तो 4 से कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 15 बार। तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिन में खत्म कर देंगे? 15 दिन में। ठीक है भाई, तो 15 इसका क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। तो देखिए भाई, वर्ग ये हो गया आपका ABCD, एक वर्ग है। तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। तो ये मान लीजिए ए भुजा है, इसकी भुजा कितनी है? A सेंटीमीटर। कितनी है? A सेंटीमीटर। तो भाई वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वो कितना होता है? A√2, भुजा √2। अब कहा गया है कि इसके विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा बनेगा भाई। ठीक है, तो अब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सारी भुजाएं ये भी A√2 होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल के साथ अनुपात किसका बताना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तो वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? √3/4 भुजा वर्ग। तो यहां इसकी भुजा रहने वाली है, वो कितनी रहने वाली है? A√2। क्या रहने वाली है? A√2, इसका वर्ग। ठीक है भाई, तो यहां से A वर्ग अनुपात √3/4, और यहां जब A√2 का स्क्वायर करेंगे तो A का वर्ग A वर्ग हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो A स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। 2 से कितने बार कैंसिल हो गया भाई? ये 2 बार कैंसिल हो गया। 2 यहाँ गुणा में पहुंच जाएगा, तो 2√2 तो इसका जो अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा? 2:√3। तो 2:√3 आंसर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई,
तो हमने क्या किया, वर्ग के विकर्ण पे क्या बना दिया, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। तो जो वर्ग के विकर्ण की लंबाई होगी वही समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। तो पूछा गया था दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा वर्ग। तो यहाँ पे जो भुजा रहेगी वो क्या रहेगी, a√2। क्या रहेगी, a√2। तो उसका भी स्क्वायर कर लिया। तो यहाँ से जब हमने उसे सॉल्व किया तो 2:3 दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की 25% छूट पर लाभ 25% है, यदि छूट 10% हो तो लाभ क्या है। तो भाई उस पर कितने परसेंट की छूट दी जाती है, 25% की छूट दी जाती है, और लाभ कितने परसेंट का होता है, 25% का। यदि 10% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें पता है भाई जो MRP और CP में जो रिलेशन होता है वह क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ जो रहता है वह क्या रहता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंट इसमें जब ऐड करेंगे तो 100 और 25 कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो 25% की छूट दी गई है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25 करोगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 100 माइनस 25, तो 100 माइनस 25 ये सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ 25 से कैंसिल करते हैं इसे, तो 25 पंजे 125 और 25 दिया 75। इसका मतलब कि जिस वस्तु का MRP 5 डाला गया है, एक्चुअल में वो वस्तु कितने रुपए की है, 3 रुपए की है। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि इस पर अगर 10% की छूट दी जाए तो पहले क्या करेंगे कि इसका 10% निकालोगे तो डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा। तो उसके लिए हम दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि अनुपात में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका 10% आसानी से निकल आएगा। तो 10% निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, एक 0 दबा लीजिए, 10% निकल आता है। तो 10% कितना हो जाएगा भाई, इसका 5 हो जाएगा। तो अगर इस पर छूट 5 रुपए की मिल जाए तो ये वस्तु कितने की बिकेगी, 45 की। SP इसकी कितनी हो जाएगी, 45। कितनी हो जाएगी भाई, 45 रुपए इसकी SP होगी। और वस्तु खरीदी कितने में गई है, 30 रुपए में। तो अब लाभ कितना होगा भाई, 15 रुपए का। तो 15 गुणा 100 बटे लाभ क्रय मूल्य पे निकलता है, तो बटे 30, 15 दूनी 30, और 2 से कितने बार कैंसिल हो गया, 50 बार। तो अब जो उसे लाभ होने वाला है वह कितने परसेंट होने वाला है, 50%। कितना होगा, 50%। तो ऑप्शन 2 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया गया और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया गया है, और शेष 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय किया हो, तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही। ठीक है भाई, जब अलग अलग दूरियां और अलग अलग स्पीड से तय की जाएं तो यहाँ पे जो औसत चाल का जो फॉर्मूला लगता है वह क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमें दूरी तो दे नहीं रखी, तो हम दूरी मानेंगे कैसे, उसके लिए देखिए जरा कि हमने जैसा कहा गया है कि 1/3 भाग, तो पूरी दूरी का 1/3 भाग उतने कितनी चाल से चला है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। फिर उसने कहा है कि आगे 1/4 भाग, तो 1/4 भाग कितने की स्पीड से चला है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है भाई, और शेष, अब शेष कितना बचेगा, तो शेष कितना भाग बचेगा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे और एक में से माइनस कर देंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, शेष भाग। तो भाई जब दोनों को ऐड करते हैं 1/3 प्लस 1/4, तो एलसीएम आ जाएगा 12, 3 चौके 12। तो यहाँ से 3 का भाग 4 बार जाएगा, 4 1 4 प्लस 4 का भाग 3 बार, तो 3 1 3, 7/12। इसका मतलब 7/12 भाग ये तय कर चुका है। तो अब शेष भाग कितना बचा, तो शेष निकालने के लिए अंश है वो हर से कितना कम है भाई, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। तो 5/12 कितना हो जाएगा भाई, 5/12। इसका मतलब जो शेष 5/12 भाग चला है वह कितने की स्पीड से चला है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई,
तो अब हम दूरी कैसे मानेंगे? तो दूरी मानने के लिए हम क्या करेंगे कि इन ऊपर वाले किलोमीटर्स जो हैं अलग अलग इनकी चालें दे रखी हैं, इनका एलसीएम कितना आएगा भाई? इनका एलसीएम आएगा 50 और 30, इसका हो जाएगा 50 और 30, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 150। कितना हो जाएगा? 150 और 25, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा? 150। और नीचे क्या करेंगे? इनके हरों का एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम 3, 4 और 12 का एलसीएम कितना आने वाला है? 12। कितना आने वाला है? 12। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के, इन दोनों का एलसीएम लेकर के दूरी मान लेंगे। तो 150 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 600। कितना आएगा? 600। तो मान लीजिए कि वो दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। कितनी है? 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर की अगर बात करें तो 600 किलोमीटर का 1/3 भाग कितना होने वाला है? तो भाई यहाँ से निकाल दीजिए, 600 किलोमीटर का 1/3 जो भाग होगा वह कितना होगा? 200 किलोमीटर। कितना होगा? 200 किलोमीटर। इसका मतलब 200 किलोमीटर की दूरी वह कितनी चाल से चला है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। आगे 1/4 निकालोगे 200 का, तो ये कितना निकलेगा भाई? 50। कितना निकलेगा? 50। इसका 600 का, तो 600 का निकलेगा 1/4 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। और फिर बात करते हैं ये लास्ट जो दूरी बची वो कितनी? तो यहां 600 का आप निकालोगे तो 12 पंजे 60 और 50 पंजे 250। तो 250 किलोमीटर की दूरी, 250 किलोमीटर की दूरी वह किस चाल से चला है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। अब बात करते हैं औसत चाल, औसत चाल की। ऐसा करने से क्या होगा कि कहीं पे हमारी दूरी और चालों में पॉइंट का लफड़ा नहीं पड़ेगा। तो भाई कुल दूरी कितनी है? 600 किलोमीटर। कितनी है? 600 किलोमीटर। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल समय की बात करें तो 200 किलोमीटर कितने की चाल से गया है? 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 200 किलोमीटर की दूरी उसने 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। आगे बात करें 150 किलोमीटर की दूरी कितने की स्पीड से? 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला है। और इससे आगे 250 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है। तो यहाँ से 600 बटे ये समय जो होने वाला है 25 अट्ठे 200, 30 पंजे 150 और 50 पंजे 250। तो यहाँ से 5 और 5 10 और 8 18। टोटल उसे जो समय लगा 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना लगा? 18 घंटे। तो यहाँ से 6 से ये 3 बार कैंसिल हो गया और ये 6 से 100 बार। तो 100 बटे 3 का मतलब 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो औसत चाल रहेगी वह कितनी रहेगी यात्रा के दौरान? 33.33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, आई होप समझ पाए होंगे इस बात को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 62 दे रखा है। दो संख्याओं का औसत 62 है। तो भाई जब भी हम योग निकालते हैं संख्याओं का तो औसत का नंबर ऑफ टर्म से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। औसत का पदों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो योग निकल आता है। तो मान लीजिए वो दो संख्याएं a और b हैं, इनका योग कितना हो जाएगा? 62। औसत में कितने? 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि दो संख्याएं। तो 62 दूनी यहाँ से इनका गुणनफल हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124। इनका जो योग होने वाला है वह कितना हो जाएगा? 124। अब उसने कहा है यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, मान लीजिए a छोटी संख्या है, जब इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो योगफल भी 2 बढ़ जाएगा भाई। योगफल कितना हो जाएगा? 126 हो जाएगा। फिर उसने कहा है 2 जोड़ने के बाद जो अनुपात हो जाता है उनका वह कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। 2 जोड़ने के बाद जो a और b में अनुपात होता है छोटी और बड़ी संख्या का वह कितना हो जाता है? 1:2। तो इस 1:2 में इसके योग को बांट दीजिए तो 3 रेशियो की वैल्यू 126, यहाँ से 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। इसका मतलब a कितनी हो जाएगी? 42 और b कितनी हो जाएगी? यहाँ से 42 दूनी 84। ठीक है भाई। तो हमसे क्या पूछा है? तो संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ये जो 42 बनी है वो तो 2 जोड़ के बनी है, एक्चुअल में वो संख्या क्या है? 40 है। क्या है? 40। तो इन दोनों का अंतर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इन दोनों का अंतर। तो 40 और 84 का अंतर कितना होगा भाई?
44। क्या होगा, अंतर जो रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 44। तो 44 आंसर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट की देरी से पहुंचती है, और यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 5 मिनट देर से पहुंचती है, तो यात्रा का सही समय ज्ञात करें। तो समझिए भाई, पहली बात कि जब भी ऐसा सवाल आए तो वह दोनों कंडीशन में उसने यात्रा तो समान की है। क्या की है, यात्रा तो समान की है, बस क्या है उसने स्पीड को बढ़ाया घटाया, उस वजह से समयों में अंतर आया है। तो दूरी क्या है, समान रही है। तो जब दूरी समान हो तो इनकी चालों का जो अनुपात होगा, स्पीड का जो रेशियो होगा वह कितना है, पहले 40 की से गया है और फिर उसने अपनी चाल को कितना कर दिया है, 50 कर दिया है। यहां से जो उनकी चालों का अनुपात बनने वाला है वह 4:5 बनने वाला है। फिर अगर स्पीड का रेशियो ये है तो जो टाइम का रेशियो बनेगा वह टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है जब दूरी समान हो। तो यहाँ जो टाइम का रेशियो बनेगा वो 5:4 बनने वाला है। ठीक है भाई, इसका मतलब अगर उसे पहले 5 मिनट का टाइम लगता हो तो फिर कितने का लगेगा, 4 का। तो यहाँ पे अंतर कितने का आ गया, 1 रेशियो का। और 1 रेशियो में यहाँ अंतर समय में कितना आ जाता है, जो व्यक्ति पहले 11 मिनट लेट हो रहा था अब वह कितना लेट होता है, 5 मिनट लेट होता है। इसका मतलब 6 मिनट का अंतर आ जाता है। कितने का, 6 मिनट का। तो 1 रेशियो की वैल्यू 6 मिनट हो गई। क्या हो गई, 6 मिनट। तो यहां से 5 रेशियो की वैल्यू 5 6 30 मिनट। इसका मतलब जब वह 40 की स्पीड से चलता है, जब वह 40 की स्पीड से चलता है तो वह कितना लेट, 30 मिनट लगती है। कितनी लगती है, 30 मिनट। और इसमें भी वह 11 मिनट क्या हो जाता है, लेट। तो एक्चुअल में 11 मिनट इसमें से घटा दोगे तो उसका जो सही टाइम होना चाहिए वह कितना होना चाहिए, 19 मिनट। कितना होना चाहिए, 19 मिनट। कि उसका जो सही टाइम है वह 19 मिनट है। कितना है, 19 मिनट। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर निवेशित किसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी अवधि का साधारण ब्याज क्या होगा। तो चलिए भाई, रेट कितनी दे रखी है, 5%। तो 5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू बनती है वो कितनी बनती है, 1/20। इसका मतलब अगर हमारा धन 20 है तो 20 से वह 1 साल में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और अगली साल पुनः 20 से कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। तो यहाँ 20 × 20 400 रुपए का धन कितना हो जाएगा भाई, 441 हो जाएगा। तो भाई कितना ब्याज के रूप में बढ़ गया, 41 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 41 रुपए ब्याज का बढ़ गया। यहाँ पे जो उसकी ब्याज बढ़ी है वह कितनी बढ़ी है, 328 बढ़ी है। तो 41 के बराबर 328 है। 41 रेशियो की वैल्यू 328। तो यहाँ से 1 रेशियो की वैल्यू कितने निकलने वाली है, 8। कितनी निकलने वाली है, 8 निकलने वाली है। तो यहाँ से अगर मैं धन की बात करूं, मूलधन कितना निकलेगा, तो 400 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 3200 रुपए। इसका जो मूलधन रहने वाला है वह कितना रहने वाला है भाई, 3200 रुपए। अब बात कही है कि उसी धनराशि पर, मतलब 3200 रुपए की राशि पर उतनी अवधि के लिए, मतलब 2 वर्ष के लिए उतनी ही दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो भाई साधारण ब्याज मैं कई बार बता चुका हूं आपको, साधारण ब्याज हमेशा रेट और टाइम के गुणनफल से बनता है। तो भाई रेट कितनी दे रखी है, 5%। और टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। तो इसका मतलब जो ऐसा ही बनने वाला है वह कितना बढ़ने वाला है, 10%। कितना बढ़ने वाला है, 10%। तो भाई 3200 का 10% कितना होगा, तो 1 0 दबा लीजिए, 10% निकल आता है। तो 320 रुपए इसका जो सिंपल इंटरेस्ट रहने वाला है, साधारण ब्याज रहने वाला है, वह कितना रहने वाला है, 320 रुपए। तो ऑप्शन ए इसका पहला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। तो भाई परिधि जो होती है C = 2πr, ये वृत्त की परिधि होती है। तो परिधि किस बात पे डिपेंड करती है, त्रिज्या पे। तो जब ये त्रिज्या पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब इसकी त्रिज्या को 50% कम किया गया है। क्या, त्रिज्या को 50% कम किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है 2π।
तो त्रिज्या को 50% कम करने का मतलब 50% की जो फ्रैक्शन बनती है वह कितनी होती है 1/2। इसका मतलब जो त्रिज्या है पहले जो 2 थी उसमें एक क्या कर दी, कम कर दी, तो अब वो त्रिज्या घट के कितनी रह गई, 1 रह गई। ठीक है, 2 से त्रिज्या 1 रह गई। अब बात की है इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आ जाएगी, तो क्षेत्रफल वही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है भाई, तो क्षेत्रफल किस बात पर डिपेंड करता है, त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है। और जब त्रिज्या के वर्ग पर डिपेंड करता है तो जो इसका एरिया रहने वाला है तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1, तो 4 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना घट गया भाई, 3 की कमी आ गई क्षेत्रफल में। तो प्रतिशत कमी देखें, क्या देखें, प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, 3 × 100 बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था 4, 4 से 100 25 बार कैंसिल हो गया, तो 25 दिया 75% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो 75% ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। तो 75% की कमी आ जाएगी एरिया में। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास तथा गोले का अर्धव्यास दोनों की माप 8 सेंटीमीटर है। तो बात करते हैं एक शंकु की, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और इधर गोले की बात करें तो गोले की भी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो दोनों के अर्धव्यास बराबर हैं और उनकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, अर्धव्यास मतलब 8 सेंटीमीटर। देखें, यदि दोनों के आयतन भी बराबर हैं, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है भाई, जब दोनों के आयतन बराबर हैं तो बराबर कर लीजिए। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू। कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो भाई 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई, और इस आर स्क्वायर से इसकी 2 कम हो जाएंगी घातें। तो यहां से आप बताइए भाई, आर से आर इसलिए काट लिया क्योंकि दोनों की त्रिज्याएं बराबर थी। अगर ये दोनों की त्रिज्याएं डिफरेंट होती तो फिर हम इनमें इनकी वैल्यूज लगा लेते। ठीक है भाई, तो यहां से h बराबर कितना निकला, 4r। क्या निकला, 4r। इसका मतलब जो इसकी हाइट है वह त्रिज्या की कितनी है, 4 गुनी है, मतलब 8 चौक 32। कितनी है हाइट इसकी, 32 है। अब पूछा क्या गया है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब इस l की वैल्यू पूछी है। तो l बराबर क्या होता है भाई, l बराबर होता है अंडरूट में h स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है l बराबर अंडरूट में h स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। तो यहां से 32 का वर्ग, तो 32 का वर्ग प्लस आर कितना है, 8 का वर्ग। ठीक है, तो भाई 32 को कितना लिख लोगे, यहाँ पे 32 को लिख लीजिए 8 चौके 32, इसका होल स्क्वायर लिख लीजिए प्लस ये 8 का स्क्वायर। ऐसा करने से क्या फायदा होगा भाई, 8 का स्क्वायर दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। 8 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ 1, क्या बचेगा, 1। ठीक है भाई, तो 4 का स्क्वायर बचेगा, तो 8 के स्क्वायर में से 8 बाहर आ गया, और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 1 17। तो 8√17 इसकी क्या हो जाएगी, स्लेंट हाइट। मतलब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई वह कितनी होने वाली है, 8√17। तो 8√17, यहाँ 17 होना चाहिए, 8√17 इसका करेक्ट आंसर है। क्या है, 8√17 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, किसी 999 अंक वाली संख्या n के अंतिम, यहां अंतिम होना चाहिए, अंतिम दोनों अंक 3 हैं और वह 11 से विभाज्य है, तदनुसार उस संख्या के मध्य अंक कौन से हैं। तो देखिए भाई, संख्या में टोटल 999 अंक हैं। कितने हैं, 999 अंकों वाली एक संख्या है। तो 999 अंकों वाली संख्या के प्रथम और अंतिम अंक कितने दे रखे हैं, 3। इसका मतलब यहां भी 3 है और अंतिम अंक भी 3 है। तो 2 अंक तो ये हो गए, तो बाकी के बीच में जो अंक बचेंगे वो अब कितने रहने वाले हैं, 997 अंक। कितने रहने वाले हैं, 997 अंक। ठीक है भाई, 2 तो ये आ गए, पहला और अंतिम अंक 3 है। तो 997 वो कौन से अंक हैं,
तो मान लीजिए वो सारे अंक x हैं, क्या है x x x, ये सारे जो अंक हैं वो क्या हैं x x x अंक हैं, एक ही अंक है वो क्या है x x x है, और ये 11 से भी विभाज्य है। तो 11 से जब विभाज्य है तो भाई 11 से जब भी कोई संख्या विभाज्य होती है तो हम क्या करते हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर देखते हैं कि उनका अंतर क्या हो, 0 हो या 11 का गुणज हो। तो भाई अगर हम अंतर की बात करते हो तो एक एक छोड़ के जब हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से आप देखिए कि जो विषम स्थानों के अंकों का योग होगा तो जो लास्ट में भी ये ऐसे जब जुड़ता जाएगा तो लास्ट में भी 3 इसी के साथ जुड़ना है, ठीक है भाई। तो ये तो कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 ये जुड़ गया। अब बीच में जो कितने अंक हैं, इसमें 997 अंक हैं, बीच बीच में कितने अंक हैं 997, तो 2 अंक इसके हिस्से में ये आ गए, तो इसके हिस्से में टोटल आने कितने अंक हैं, इसके हिस्से में एक तरफ जो विषम वाले अंक हैं वो एक तरफ आने हैं। जैसे अगर हम 999 अंकों को बांटते हैं तो विषम स्थानों के अंकों पे कितने अंक आएंगे, यहां से 400, एक तरफ आएंगे 450 अंक और एक तरफ आएंगे कुल 449 अंक। कितने आएंगे, जो विषम स्थान वाले अंक होंगे उन जगह कितने आएंगे 450 अंक आएंगे टोटल, और 449 अंक किधर रह जाएंगे, सम स्थानों के अंकों का योग। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 2 अंक तो यहां आ गए, 3 और 3 6 हो गए उनका योग, और तो बाकी के कितने बचेंगे 448x इसके साथ जाएंगी जो विषम स्थानों के अंकों का योग होने वाला है, ठीक है भाई। और सम स्थानों के अंकों का योग कितना रह जाएगा 449x, कितना रह जाएगा 449x, कितना रह जाएगा भाई 449x रह जाएगा, ठीक। तो सम स्थानों के अंकों का योग, भाई 2 अंक तो ये आ गए, 3 और 3 6, और 448x और इसके हिस्से में आएंगी जो विषम स्थानों के अंकों का योग है, और सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई 449x। अब क्या कहा गया है कि इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जब 0 होना चाहिए तो 6 + 448x बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो 449x, ये इधर से घटा दोगे तो 6 के बराबर 448x 449x में से जाएंगी तो 1 x बचेगी, तो x बराबर क्या आ गया 6। तो यहाँ पे जो अंक रहने वाले हैं वह कितने रहने वाले हैं 6 अंक। यहाँ पे जो x की जगह जो वैल्यू जाएगी वो कितनी आएगी, वैल्यू 6 आएगी। अब इस बात को फिर से एक बार समझ लें, अगर टोटल ये 997 अंक हैं, क्या है 997 अंक हैं, इसको मैं दूसरे भी आपको एग्जाम्पल से समझा सकता हूं कि जैसे 9 अंक हैं, कितने हैं 9 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं इसके विषम स्थानों को देखूं 9 अंकों में तो 1 2 3 4 5, तो यहां पे जो विषम स्थानों पे जाएंगे वो कितने अंक जाएंगे 5 अंक जाएंगे, कितने जाएंगे 5 अंक, और सम स्थानों पे कितने अंक जाएंगे 1 2 3 और 4, तो सम स्थानों के अंक कितने आ जाएंगे 4। सेम यही काम यहां पे हुआ है, तो यहां पे भी जो विषम स्थानों पे जो अंक आएंगे वो कितने आएंगे 450, कितने आएंगे 450 अंक, और सम स्थानों के पास कितने रह जाएंगे 449 अंक रह जाएंगे, ठीक है भाई। तो 450 अंकों में से जो विषम स्थानों पे रहेंगे उसमें से 2 अंक क्या हैं 3 और 3, तो उनका योगफल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बाकी के 448 क्या हो जाएंगे x, इनका योग कितना हो जाएगा 448x। और विषम स्थानों के अंकों का योग जब ये हो गया तो सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो रहेगा 449x, और इन दोनों का अंतर क्या होना चाहिए 0, तब ये संख्या सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग अगर 0 होगा तो 11 से ये विभाजित होगी, ठीक है भाई। तो वही हमने किया है, विषम स्थानों के अंकों का योग ये हो गया और सम स्थानों के अंकों का योग ये हो गया, दोनों का अंतर 0 के बराबर कर दिया। यहां से जब इसे इधर ले गए तो ये प्लस के हो जाएंगे, तो 449x में से 448x माइनस कर दिए तो x की वैल्यू कितनी आई 6। तो यहाँ पे जो मध्य में 997 अंक रहे होंगे वो क्या रहे होंगे 6 के अंक रहे होंगे, ठीक है भाई। आशा करता हूं समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त एक समान एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त इसके केंद्र से गुजरता है, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है। तो देखिए भाई बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है ये। तो सवाल ये है कि ये 2 वृत्त हैं और ये इसका केंद्र है, और दूसरा जो वृत्त है वह इसके केंद्र से होकर के गुजरता है।
क्या होता है, वह दूसरा वृत्त है वह इसके केंद्र से होकर के गुजरता है। ठीक है भाई, तो केंद्र से होकर के दोनों एक दूसरे के गुजरते हैं। ये इसका केंद्र हो गया C1 और ये C2। ठीक है भाई, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। आगे क्या कहा गया, तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई मतलब ये जीवा की लंबाई पूछी गई है, दोनों की जो कॉमन कॉर्ड होती है उसकी लंबाई। तो भाई अगर इसकी त्रिज्या 4 दे रखी है, क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगी 4, ये भी 4 हो जाएगी, इधर से इधर की भी दूरी कितनी हो जाएगी 4, और इधर से इधर की भी दूरी कितनी रह जाएगी 4। तो केंद्रों से ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं ये यहां से अगर मैं इसको मिला दूं, ये थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अगर बात करते हैं ये वाली, ये भी इसकी क्या है त्रिज्या है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया भाई, ये एक समबाहु त्रिभुज। क्या बन गया, एक समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या होती है और ये सब 4-4 सेंटीमीटर होती हैं। तो ये अगर मैं निकालूं तो ये क्या बनेगी भाई, हाइट बनेगी। क्या बनेगी, ये समबाहु त्रिभुज की हाइट बनेगी। क्या बनेगी, हाइट बनेगी। तो h बराबर होता है, वह क्या होता है √3/2a। तो a भुजा कितनी है 4, तो यहां से जो हाइट बनेगी वो 2√3 रहने वाली है। तो इसका मतलब ये आधे की दूरी कितनी है 2√3, तो पूरे की दूरी क्या हो जाएगी इसकी डबल, तो 2√3 का डबल कितना हो जाएगा 4√3। तो ये जो इसकी जो लंबाई रहनी है जीवा की, इसको मान लीजिए AB, तो AB की जो लंबाई रहनी है वह कितनी रहनी है 4√3। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोनों वृत्त जब एक दूसरे के केंद्र से होकर के गुजरते हैं तो ये जो बीच की लंबाई होती है, बीच की दूरी, दोनों सेंटरों की दूरी, वह भी त्रिज्या के बराबर होती है। ठीक है, अगर समान त्रिज्या वाले वृत्त हो तो ये भी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये 4 हो गई, तो ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी ये भी 4 होगी और ये भी केंद्र से परिधि की दूरी 4 होगी। तो यह एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, और जब ये समबाहु त्रिभुज बनेगा तो उसकी हाइट क्या होती है √3/2a। तो यहां से हाइट √3/2a, ए क्या है यहाँ पे भुजा समबाहु त्रिभुज की 4 सेंटीमीटर, तो 2 से 4 2 बार कैंसिल हो गया, तो ये जो हाइट बनेगी वो कितनी होगी, यहाँ से ये हो जाएगी 2√3, तो ये भी ऐसे ही 2√3 होगी। तो दोनों का डबल कर दिया 2√3 का, तो यहाँ से जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई निकलेगी वो कितनी निकलेगी 4√3। इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 9 अंकी संख्या 32x4115y2 88 से विभाज्य हो तो 4x - y का मान y के सबसे छोटे संभव मान के लिए है। तो देखिए भाई 32x4115/2, तो यह संख्या कितने से विभाजित है 88 से। कितने से 88 से। 88 के जो फैक्टर होंगे वो 11 8 = 88। इसका मतलब वह संख्या 11 से भी विभाज्य होगी और 8 से भी विभाज्य होगी। अब बात करते हैं 8 से विभाज्य होने की। तो 8 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, जब उसके अंतिम 3 अंकों में 8 से भाग चला जाए। तो अंतिम 3 अंकों में की जो संख्या बनेगी उसमें 8 से भाग जाना चाहिए। और उसमें एक बात और कही गई है y के सबसे छोटे संभव मान के लिए, तो हम कोशिश करेंगे कि y का मान सबसे छोटा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे हम जब 0 रख के देखते हैं तो 502 में अगर 8 का डिवाइड देंगे तो 8 × 48, यहां से बचेगा 2 और पीछे 2 22 हो जाएगा, पीछे 2 मिलके कितना हो जाएगा 22। तो 8 का भाग 22 में नहीं जाता। तो अब हम इस जगह क्या रख के देखेंगे, 1 रख के देखते हैं। क्या रख के देखते हैं 1। तो 8 × 48 और बचा 3 और 8 चौक 32। तो y की जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगी वो कितनी हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी 1। अब हम क्या देखेंगे कि इस संख्या को 11 से भी विभाज्य करना है, और जब इस संख्या को 11 से विभाज्य करना है तो इसके पहले विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। तो 3 + x + 1 और फिर यहां से 5 और फिर 2, तो ये हो जाएगा 3 + x + 1 + 5 + 2। ये तो हो गया विषम स्थानों के अंकों का योग। और सम स्थानों के अंकों के योग की बात करते हैं तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और यहां पे 1, तो ये कितना हो जाएगा ओवरऑल 8।
तो इनका अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, 0 या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो बात करते हैं 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 प्लस x, ठीक है, माइनस के इसमें से क्या घटाना है 8, तो बराबर में या तो 0 आए या 11 आए, बट ये नंबर 0 तो नहीं दे सकता, तो क्या देखेंगे यहाँ 11 कैसे आ सकता है भाई, तो 11 लाने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है x की वो कितनी रखनी पड़ेगी 8। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 8 रखते हैं तो 11 और 8 19, और 19 में से 8 चला जाएगा तो यह क्या बचेगा 11 बचेगा, ठीक है भाई। तो x का जो मान होगा वह क्या होगा 8 रहने वाला है, ठीक है भाई। तो जब ये 8 रहने वाला है तो अब हमसे पूछा गया है 4x माइनस वाई की वैल्यू, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना आया 8 और माइनस वाई का मान कितना है 1, तो 8 चौक 32 माइनस 1, तो 31 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, 31 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया 11 अट्ठे 88, मतलब ये संख्या 11 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 8 से भी, और क्या कहा गया था कि 8 से जब हम इसे विभाजित करेंगे तो पीछे जो बाई वाला अंक है वह क्या होना चाहिए सबसे न्यूनतम होना चाहिए, तो यहाँ पे न्यूनतम अंक क्या आया हमारा 1 आया, 1 रखते ही पीछे के 3 अंकों वाली संख्या 512 जो हो गई वो कितने से डिवाइड हो गई 8 से। फिर हमने सम स्थानों के अंकों का योग करके देखा और विषम स्थानों के अंकों का योग करके देखा, तो उनके अंतर को हमने कितना कर दिया 11, तो 11 अंतर बनाने के लिए x का मान कितना रखना पड़ा 8 रखना पड़ा, तो ठीक है भाई। तो x का मान कितना हो गया 8 और y का मान 1, तो यहाँ पर रख दिया 4x माइनस वाई की जगह, तो यहाँ से जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 31, ठीक है। तो 31 इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, संख्या 30 की पावर है 2928 का सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या है, तो भाई समझिए पहले तो 30 की पावर 2928 है, ठीक है भाई। तो ये 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं 30 गुणा 10 पे घात 2928, तो भाई 10 पे ये जो पावर है वह क्या है दोनों पे है, 3 गुणा 10 पे घात 2928, ये जो पावर है 10 पे भी है और ये 3 पे भी है, तो 10 पे भी है और 3 पे भी है तो हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, 3 की घात 2928 इंटू 10 की घात 2928, ठीक है भाई। तो ये क्या करेगा, ये तो पीछे से 0 लाने का काम करेगा, इतने क्या आएंगे पीछे 0 जाएंगे, तो ये 3 क्या करेगा, जब 0 के बाद जो पहला अंक आएगा वो इसका इकाई अंक होगा, क्या होगा इस 3 का इकाई अंक होगा। तो भाई इकाई अंक कैसे निकालते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के लिए अंतिम 2 अंकों में 4 का क्या देंगे भाग, तो जहां इसका भाग पूरा जा रहा है 28 में, तो क्या करेंगे इस 3 की पावर क्या बना लेंगे 4, और 3 की पावर 4 बनाएंगे तो इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा 3 की पावर 4 का मतलब 81, तो इकाई अंक इसका क्या रहने वाला है 1, तो इकाई अंक इसका 1 रहेगा और बाकी के बाद में पीछे क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे, तो जो गैर शून्य अंक आएगा वह क्या आएगा 1 क्या होगा इसका सबसे दाया गैर शून्य अंक होगा, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का मासा कितना है 12 है, मतलब एचसीएफ कितना दे रखा है 12 और एलसीएम कितना दे रखा है 180, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, तो एचसीएफ इन संख्याओं का 12 है, तो संख्या कैसे माने हमेशा संख्याओं को एचसीएफ के साथ लेके मानते हैं, तो पहली संख्या हो जाएगी 12x और दूसरी हो जाएगी सेकंड जो नंबर होगा वह क्या होगा 12y, तो यहां से इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12xy, और एलसीएम हमें कितना दे रखा है 180, तो 12xy, तो 12 से ये कितने बार कट जाएगा 15 बार, कितने बार 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स वाई का गुणनफल 15 आ गया, तो हमें एक्स और वाई का ऐसा मान रखना है कि जिनका गुणा करें तो 15 हो, और एक्स और वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए आपस में कोप्राइम होनी चाहिए, तो कोप्राइम बनाने के लिए या तो 1 गुणा 15 ये हो सकता है एक जोड़ा, या 3 पंजे 15, ठीक है भाई। तो कितने जोड़े संभव है ओनली 2 जोड़े संभव है, कितने जोड़े संभव है 2 जोड़े संभव है, ठीक है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, एक मिश्र धातु ए और बी में तांबे और जस्ते का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:9 है, ए तथा बी को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो नए मिश्र धातु में तांबे तथा जस्ते का अनुपात क्या होगा,
तो ऐसे टाइपों के क्वेश्चन मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इनका आनुपातिक योग बराबर कर लेते हैं। तो चलते हैं, पहले जो अनुपात दे रखा है तो ए में तांबा और जस्ता, तो तांबा और जस्ते का अनुपात दे रखा है 3:4। ठीक है भाई, कॉपर और जिंक, जो कॉपर और जिंक का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3:4। और जो बी है मिश्रण, उसमें कॉपर और जिंक का जो अनुपात दे रखा है वह कितना दे रखा है 5:9। तो यहाँ पे जो अनुपात एक योग इसका होगा वो कितना होगा 14, 9 और 5 14, और यहाँ कितना होने वाला है 7। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है, तो ये अब हमारे काम का नहीं रहा, और यहाँ पे अनुपातिक योग यही रहेगा क्योंकि दोनों ही अब क्या हो गए 14 14। अब इनको किस अनुपात में मिलाया गया भाई 2:3 के अनुपात में। तो जब 2:3 के अनुपात में मिलाया गया तो इधर कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और इधर कितने का कर देंगे 3 का। ठीक है भाई, जब 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, और यहां से हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 निम्मा 27। अब क्या करेंगे कि कॉपर में कॉपर मिला देंगे और जिंक में जिंक मिला देंगे, तो 12 और 15 27। ठीक है, और 16 और 27 7 और 6 13 की 3 हासिल 43। तो यहां से जो नए मिश्रण में कॉपर और जिंक का अनुपात रहने वाला है वह कितना रहने वाला है 27:43। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि दोनों का आनुपातिक योग बराबर किया। यहाँ पे जो आनुपातिक योग 7 था और यहाँ कितना था 14, तो बराबर करने के लिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, कितने का 2 का मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ से जो अनुपात बना वो 6:8 और ये क्या रहा 5:9 रहा। अब इन दोनों का अनुपातिक योग 14 और 14 हो गया। फिर इसका कितना मात्रा को किस अनुपात में मिलाया, पहले और दूसरे विलयन की 2:3 में, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर लिया और इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 का गुणा करेंगे तो ये 12 और 16 हो जाएगा, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये 15 और 27 हो जाएगा। फिर कॉपर में कॉपर मिला दी और जिंक में जिंक मिला दी, तो ये अनुपात बनेगा 27:43। ठीक है भाई, तो आज के ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू भाई।